अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अप्रैल के महीने का आगाज़ हो चुका था, मगर मुसलसल एक हफ्ते से होने वाली बारिशों की वजह से मौसम खासा खुशगवार हो गया था। उस वक्त भी आसमान को स्याह बादलों ने ढांप रखा था। चांद की 14 तारीख थी, मगर चांद कहीं गहरे स्याह बादलों की ओट में छुपा बैठा था। कभी कभी तेज़ ठंडी चलती हुई हवाओं की वजह से स्याह बादल की ओट से चांद अपना मुखड़ा एक लम्हे को दिखा देता और फिर कहीं शर्माकर बादलों के पीछे छुप जाता। उस खुशगवार मौसम में पूरा लाहौर खामोशी की चादर ओढ़े सो रहा था। ये इलाका लाहौर शहर से कुछ दूर था। उस इलाके को आबाद हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसलिए इलाके में अभी आबादी भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। जो भी मकानात यहाँ बने थे वो एक दूसरे से काफ़ी फासले पर थे। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। खामोशी के आलम में कहीं किसी दरख्त से उल्लू के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी दूर मशरिक की तरफ से एक स्याह परिंदा उड़ता हुआ उस इलाके में दाखिल हुआ और एक हवेली नुमा मकान की छत पर आकर बैठ गया। वो स्याह परिंदा आम परिंदों की निस्बत कुछ बड़ा था। उसके स्याह परों में कहीं कहीं सुनहरी रंग की झलक नज़र आती थी, जो उसके स्याह रंग को और भी खूबसूरत बना रही थी। इसी तरह उस परिंदे के सर के ऊपर छोटे छोटे से सुनहरी रंग के बाल किसी बादशाह के ताज की तरह उसके सर पर थे। स्याह परिंदे ने छत से उड़कर उस मकान के गिर्द 7 चक्कर लगाए और फिर उस मकान के सहन में उतर गया। 7 चक्रों का अमल उसने उस मकान के सहन में भी दोहराया। फिर मकान के सहन में बने एक फुहारे के किनारे बैठकर मकान के अतराफ में देखने लगा। तभी उस तरह का एक और परिंदा उड़ता हुआ उसके पास आया, मगर उस स्याह परिंदे के परों में सुर्ख रंग के परों की आमेजिश थी। सुर्ख परों वाला परिंदा सुनहरी परों वाले परिंदे के पास आकर बैठ गया। सुर्ख परों वाले परिंदे ने अजीब सी आवाज़ निकाली जिसने उस मकान की खामोशी को ख़त्म किया। यूं लगा जैसे उसने अपनी ज़ुबान में कुछ कहा हो। उस आवाज़ के बाद सुनहरी परों वाले परिंदे ने एक नज़र सुर्ख परों वाले परिंदे को देखा और आसमान की तरफ परवाज़ कर गया। सुनहरी परों वाले परिंदे के उड़ते ही दूसरा परिंदा भी उड़ गया और चंद लम्हों में ही वो दोनों परिंदे गायब हो गए, यूं जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। मगर कोई नहीं जानता था कि परिंदों के रूप में ये कौन थे। अरे लड़कियों, कितनी देर हो रही है, तुम लोग अभी तक यहीं हो? देखो शाम होने को है, तुम्हारे बाबा आते ही होंगे। अभी घर जाकर सामान भी सेट करना है। जुबैदा बेगम ने अपनी बेटियों को आवाज़ देते हुए कहा। जी अम्मी, हम बिल्कुल तैयार हैं। सारा सामान तो जा चुका है, बस ये चंद कपड़ों के बैग्स हैं जो रह गए हैं, बाकी सारा काम हो चुका है। हम बाबा का ही इंतज़ार कर रहे हैं। हाइफा ने कमरे से निकलकर जुबैदा बेगम से कहा, और ये आशू कहाँ है? उसको मैंने कहा था कि शीशे का डिनर सेट एहतियात से पैक करना। उसने ये काम किया भी है या नहीं? एक तो लड़की बहुत ही लापरवाह है। जुबैदा बेगम ने सैन में रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मेरी प्यारी अम्मी, फिक्र क्यों करती हैं? हर काम हो गया है और आशू ज़रा फातिमा से मिलने गई है, अभी आती होगी। हाइफा ने कहा, ये लड़की हमेशा अपनी मर्जी करती है। भला ये कोई वक्त है किसी के घर जाने का? अभी तुम्हारे बाबा सामान रखवा कर आते ही होंगे। जुबैदा बेगम ने कहा, आप ऐसे ही परेशान हो रही थी,
वो देखें आ गई है। हाइफा ने दरवाजे से दाखिल होती हुई आयशा को देखकर कहा, कहाँ रह गई थी तुम, कितनी देर लगा दी, क्या हुआ आशु, रो क्यों रही हो? हाइफा ने छोटी बहन की आंखों में आंसू देखकर फिक्रमंदी से पूछा, आपी हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। बाबा ने घर लेना ही था तो यहीं इसी इलाके में ले लेते, इतनी दूर घर लेने की क्या ज़रूरत थी? फिर हमें वो घर दिखाया भी नहीं। मैं अपनी प्यारी दोस्त फातिमा के बिना कैसे रहूँगी? आयशा ने रोते हुए कहा। तौबा है आशु, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने हमें अपना घर दिया है और तुम हो के रोने में मसरूफ़ हो। और वो इलाका भी लाहौर में ही है, कोई लंदन में नहीं जो तुम फातिमा से मिलने नहीं आ सकती हो। बाबा ने घर लिया है तो कुछ समझ कर ही लिया होगा। तुम ना अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर मत दो, चलो शाबाश, अंदर कमरे में से अपना बैग लेकर आओ, हाइफा ने डांटते हुए कहा। हाँ जी आपी, आपको कभी बाबा की कोई बात गलत लगी है जो अब लगेगी, और मैं नहीं उठा रही बैग, खुद ही ड्राइवर उठा कर ले आएगा, आयशा ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम दोनों की बातें ख़त्म हो गई हों तो अपने बाबा को कॉल करके पूछो कहाँ रह गए हैं। जुबैदा बेगम जो इतनी देर से दोनों बहनों की बातें खामोशी से सुन रही थी, उनकी तरफ देखकर बोली, हाँ भाई सब तैयार हैं, चलें फिर अपने घर, हमारा नया घर हमारा मुंतज़िर है। इससे पहले कि हाइफा कॉल करती, शेख कमाल ये कहते हुए घर में दाखिल हुए। जी बाबा हम सब तैयार हैं, बस आपका ही इंतज़ार कर रहे थे, हाइफा ने कहा। बस चलो बेटा फिर देर किस बात की है, बाहर गाड़ी में चलकर बैठें, मैं कमरों को ताले लगाकर चाबी खावर साहब के मुलाजिम को दे दूं। और हाँ, ये सहन में जो बैग रखे हैं इनको भी गाड़ी में रख दो, शेख कमाल ने साथ आए हुए लड़के को कहा। शेख कमाल की फैमिली अब घर से बाहर खड़ी थी जब शेख कमाल ने घर के मरकज़ी दरवाजे को ताला लगाया और खावर साहब के मुलाजिम को चाबी दी जो इस घर के मालिक थे। शेख कमाल की फैमिली को उस घर से रुखसत होते हुए देखकर आसपास के लोग फिर से उनको अलविदा कहने उनके घर के सामने जमा हो गए। सभी लोगों को अलविदा कहकर शेख कमाल की फैमिली गाड़ी में जाकर बैठ गई। कितना मुश्किल होता है ना किसी को अलविदा कहना, किसी जगह को छोड़ना जहाँ से आपकी बहुत सी यादें वापिस्ता हों। नम आँखों के साथ हाइफा ने घर पर आखिरी नज़र डाली। वो 10 साल की थी जब वो इस घर में अपनी फैमिली के साथ आई थी और अब 13 बरस बाद वो इस घर को अलविदा कह रही थी। कार अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी और हाइफा ने फिर एक बार पीछे मुड़कर उस घर को देखा जो धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो रहा था। हर मंजर कहीं पीछे वक्त की धूल में गुम हो रहा था। वो जो पुरानी यादों में खोए नए घर के बारे में इस सफ़र के दौरान सोच रही थी, इस बात से नावाकिफ थी कि नए घर में कौन सी आजमाइश उसकी मुंतज़िर है। शेख कमाल ज़राअत के शोबे से वाबस्ता थे। अभी चंद माह पहले वो रिटायर्ड हुए थे। रिटायरमेंट के बाद शेख कमाल ने अपना एक ज़ाती घर ख़रीदा क्योंकि पिछले 13 साल से वो एक किराए के घर में रह रहे थे। बाकी बची हुई रकम से उन्होंने स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर्स खरीद लिए थे। शेख कमाल का ताल्लुक़ अंदरून लाहौर से था, फिर मुलाजमत के सिलसिले में उनका ट्रांसफ़र मुल्तान हो गया तो शेख कमाल अपनी फैमिली के साथ मुल्तान शिफ्ट हो गए। 10 बरस मुल्तान में रहने के बाद आए दिन के होने वाले ट्रांसफ़रों की वजह से उन्होंने दोबारा अपने शहर लाहौर को अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया।
शेख कमाल और जुबैदा बेगम के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा रेहान जो बीएससी करने के बाद मज़ीद तालीम हासिल करने के सिलसिले में लंदन अपने मामू के पास गया और फिर वहीं का होकर रह गया। कुछ महीने पहले रेहान ने लंदन में अपनी क्लास फेलो दुआ काजिम से शादी कर ली, इसलिए फ़िलहाल शेख कमाल से उसकी नाराज़गी चल रही थी। दूसरे नंबर पर हाइफा थी, जिसने हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश का इम्तिहान पास किया। शेख कमाल की लाडली और बहुत ही फरमाबरदार बेटी, बहुत एहसास और सबका ख्याल रखने वाली, कभी कभी शौकिया पेंटिंग कर लेती। और सबसे आखिर में आयशा, जिसको सब प्यार से आशू बुलाते हैं, हर काम अपनी मर्जी से करने वाली, मनमौजी सी आफत की पुड़िया। और उसको बिगाड़ने में ज़्यादा हाथ हाइफा का था, जो उसकी हर फरमाइश को पूरा करना अपना फ़र्ज समझती है। आशू ने बीएस करने के बाद पढ़ाई को खैराबाद कह दिया। मोहतरमा कहती हैं वो पढ़ पढ़ कर थक चुकी हैं, इसलिए पढ़ाई में 1 साल का ब्रेक ले रखा है और अब फारिग वक्त में टीवी पर कुकिंग शो देखकर नत नए खाने सीखकर अपने बनाए हुए खानों का तजर्बा घर वालों पर करती है। शाम के साए गहरे होने लगे थे। शेख कमाल ने रास्ते से एक होटल से खाना पैक करवाया। बाबा और कितनी देर है? ये हमारा घर कहीं दूसरी दुनिया में तो नहीं है? आशू, जो इतनी देर से खामोश बैठी थी, उकताए हुए लहजे में बोली। बेटा, थोड़ी देर, हम अपने घर पहुंचने ही वाले हैं। लो भाई, वो सामने देखो, हमारा घर आ गया। शेख कमाल ने थोड़ी से फासले पर बने हुए घर की तरफ इशारा करते हुए कहा। कहाँ है? आशू ने घर का सुनकर ही जल्दी से गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगी। तब ही उनकी गाड़ी एक हवेली नुमा मकान के सामने रुकी। शेख कमाल ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उनके साथ ही बाकी अफराद भी गाड़ी से बाहर निकल आए। आपी, ये मुझे घर कम और कोई भूत बंगला ज़्यादा लग रहा है। आशू ने एक नज़र घर पर डालकर हाइफा के कान में सरगोशी की। चुप करके आगे चलो, हाइफा ने कहा। इतनी देर में शेख कमाल घर का ताला खोलकर अंदर दाखिल हुए और उनके साथ ही घर को देखते हुए बाकी अफराद भी घर में दाखिल हुए। ड्राइवर ने गाड़ी से सामान निकालकर सहन में रखा और शेख कमाल को सलाम कहकर वापस चला गया। उस हवेली नुमा मकान में सामने की तरफ 3 बड़े कमरे, एक स्टोर रूम, कमरों के सामने बरामदा, साइड पर किचन और एक तरफ बैठक नुमा कमरा था, जिसके साथ ही ऊपर छत को जाती हुई सीढ़ियां थी। ऊपर छत पर एक बड़ा कमरा था। ये घर कुछ पुरानी और नई तर्ज का इम्तजाज था। जहां घर में पुरानी तर्ज के कमरे थे, वहीं पर जदीद किचन और कमरों के साथ अटैच बाथरूम्स भी थे। घर जैसा बाहर से लग रहा था, उसकी निस्बत अंदर से उसकी हालत काफ़ी बेहतर थी। शेख कमाल घर का भारी सामान पहले ही सेट करवा चुके थे। बाकी का सामान एक कमरे और सामने बरामदे में रखा था। जुबैदा बेगम, हाइफा और आयशा ने घूमकर सारा घर देखा। अभी थोड़ी देर पहले आशू, जो इस घर को भूत बंगला कह रही थी, सैन में लगे झूले को देखकर सब भूल गई थी और अब झूले को देखकर खुश हो रही थी। हाँ जी, तो फिर कैसा लगा घर? शेख कमाल ने जुबैदा बेगम से पूछा। बाबा, बहुत अच्छा है और देखें यहाँ झूला भी है। इससे पहले कि जुबैदा बेगम जवाब देती, आशू पहले ही बोल पड़ी। मेरे ख्याल में बाकी घर फिर देख लेंगे, अभी कुछ पेट पूजा कर लें, खाना ठंडा हो रहा है। आशू ने सहन में दस्तरख्वान बिछाकर बर्तन रखे और फिर उन सब ने खुले आसमान के नीचे बैठकर उस घर में अपना पहला खाना खाया। मैं ईशा की नमाज पढ़कर आराम करूँगा, काफ़ी थक गया हूँ। तुम लोग भी अपने कमरों में जाकर आराम करो।
बाकी सामान सुबह सेट कर लेंगे। शेख कमाल ने खाना खाकर उठते हुए कहा। जब तक हाइफा काम खत्म करके कमरे में आई, आशु घोड़े बेचकर गहरी नींद सो रही थी। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी जब दूर कहीं से उल्लू के बोलने की आवाज आई। हाइफा काफी देर से सोने की कोशिश कर रही थी, मगर शायद नई जगह थी इसलिए उसको नींद नहीं आ रही थी। हाइफा ने एक बार फिर से सोने की कोशिश की, तभी बाहर सैन में किसी चीज के गिरने की आवाज आई। यूं लगा जैसे किसी ने कोई शीशे की चीज तोड़ी है। हाइफा, जिसको पहले ही नींद नहीं आ रही थी, अपने बिस्तर से उठी, एक नज़र सोई हुई आयशु पर डाली और हिम्मत करके बाहर सैन में आ गई। रात की तारीकी में चांद की रोशनी की वजह से कुछ उजाला था। सहन में लगा हुआ बल्ब बुझ चुका था, जबकि खुद हाइफा ने बल्ब ऑन रहने दिया था ताकि रात में भी सहन में रोशनी रहे। हाइफा थोड़ा सा आगे बढ़ी तो उसके पैरों से कोई चीज टकराई। ये कांच के छोटे छोटे टुकड़े थे। हाइफा ने चांद की रोशनी में देखा तो वो सहन का बल्ब था जो टूट चुका था, यूं जैसे किसी ने गुस्से में आकर किसी चीज को तोड़ा हो। हाइफा अभी ये सोच ही रही थी कि बल्ब कैसे टूटा है, तभी उसके सर के ऊपर से एक परिंदा उड़ता हुआ गया। उसके परों की फड़फड़ाहट साफ सुनाई दी। हाइफा ने जल्दी से सर नीचे कर लिया। वो परिंदा हाइफा के सर के ऊपर से उड़ता हुआ सामने दीवार पर बैठ गया। हाइफा ने सर उठाकर सामने दीवार पर बैठे हुए परिंदे को देखा। स्याह परिंदा, जिसके परों में सुनहरी रंग किसी सोने की तरह चमक रहा था, अब दीवार पर बैठा हाइफा की तरफ देख रहा था। हाइफा ने ऐसा परिंदा पहली बार देखा था। उसने हिम्मत करके कदम उस दीवार की तरफ बढ़ाए जहां वो परिंदा बैठा था, मगर जैसे जैसे वो उस परिंदे के करीब जा रही थी, उसका साइज बढ़ता जा रहा था। इससे पहले कि हाइफा उस परिंदे के पास जाती, उस परिंदे ने एक खौफनाक आवाज निकाली और मशरिक की तरफ उड़ गया। हाइफा खौफजदा होकर भागकर वापस अपने कमरे में आ गई और जल्दी से खुद को चादर में छुपा लिया। रात के वक्त कौन से परिंदे होते हैं? परिंदे तो मगरिब के बाद ही अपने घोंसलों में चले जाते हैं। वो अगर परिंदा नहीं था तो फिर क्या था? ये बात सोचते सोचते हाइफा को नींद आ गई।